नमस्कार, महीनान के वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। इस शो में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप्स के बारे में सोमवार से शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कॉर्पोरेट से जुड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की ओर चलते हैं। अदानी ग्रुप इस हफ्ते कई खबरों के चलते फोकस में रहा। 19 जून को पहली खबर ये आई कि अदानी एंटरप्राइजेस जल्द ही ऑनलाइन ट्रेन टिकटें बेचेगी। दरअसल अदानी एंटरप्राइजेस ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म ट्रेनमैन की 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शेयर खरीद समझौता किया है, जिसकी जानकारी बीते शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा की गई थी। इस डील को आईआरसीटीसी के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा था, पर आईआरसीटीसी ने सफाई जारी कर कहा कि ट्रेनमैन आईआरसीटीसी का ऑथराइज्ड ट्रेन टिकट बुकिंग एजेंट है और इस तरह के कुल 32 एजेंट्स हैं, यानी कि इससे कारोबार को कोई चुनौती नहीं है। दूसरी खबर यह है कि अदानी ट्रांसमिशन 1700 करोड़ रुपए की लोन डील या फाइनेंशियल क्लोजर पूरा करने के करीब है। कंपनी ये लोन 9 ग्लोबल बैंकों के एक कंसोर्टियम से लेगी। ऐसी उम्मीद है कि ये डील जुलाई के अंत तक पूरी हो जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में 400 केवी का एक सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन्स लगाने में किया जाएगा। तीसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप ने अपनी एनबीएफसी अदानी कैपिटल में हिस्सेदारी बेचने के लिए इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स से बातचीत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अदानी ग्रुप ने अपने सभी कारोबारों में अपनी पोजीशन को रिव्यू करने के बाद अदानी कैपिटल में हिस्सा बेचने का फैसला लिया है। 19 जून को आईआरसीटीसी का शेयर करीब 1.4% चढ़कर और अदानी एंटरप्राइजेस व अदानी ट्रांसमिशन के शेयर आधा से 4% तक गिरकर बंद हुए थे। 20 जून को भी 2 अपडेट आए थे। पहला ये कि अदानी ट्रांसमिशन को 8,500 करोड़ रुपए तक की रकम जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मिल गई है। बीएसयू को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी के 98.64% शेयरधारकों ने पूंजी जुटाने के प्रस्ताव के हक में वोटिंग की है। ये रकम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी क्यूआईपी के जरिए शेयर जारी कर जुटाई जाएगी। दूसरा अपडेट ये है कि 3.8 अरब डॉलर के लोन की रीफाइनेंसिंग के लिए ग्रुप की कम से कम 5 नए विदेशी बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 37वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि ये रकम ग्रुप की ओर से पिछले साल एसीसी और अंबुजा के अधिग्रहण के लिए उठाए गए लोन का ही हिस्सा है और यह रीफाइनेंसिंग प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी हो सकती है, जिसमें बार्कलेस, डॉइश बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड हिस्सा ले सकते हैं। अब इस ग्रुप की 2 ताइवान के और 1 मलेशिया के बैंक के साथ भी बातचीत चल रही है। इस ग्रुप ने लोन की रीफाइनेंसिंग से जुड़ी बातचीत जुलाई के मध्य तक पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 20 जून को अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन के शेयर आधा से 0.25% चढ़कर बंद हुए थे। 23 जून को खबर आई कि अमेरिका की कुछ अथॉरिटीज अदानी ग्रुप की ओर से अमेरिकी निवेशकों को दिए गए प्रेजेंटेशन की जांच कर रही हैं। इस जांच के तार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिसमें अदानी समूह पर विदेशी कंपनियों की मदद से शेयरों के भाव में हेराफेरी का आरोप है। आपको बता दें कि अमेरिका के शेयर बाजार का रेगुलेटर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC भी इस तरह की एक जांच को कर रहा है। 23 जून को सभी 10 शेयर गिरकर बंद हुए और फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस में सबसे ज्यादा 7% की कमजोरी रही और ग्रुप के मार्केट कैप में 4 महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी खबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल ने वीडियोकॉन ऑयल के ब्राजील के एसेट्स को खरीदने के लिए ROFR यानी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। दिवालिया कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स यानी VOVL के ब्राजील के एसेट्स पर कंट्रोल करने के लिए बीपीसीएल की विदेशी सब्सिडरी कंपनी BPRL के जरिए ये एसेट खरीदे जाएंगे। दरअसल BPRL और VOVL की सहयोगी कंपनी वीडियोकॉन एनर्जी ब्राजील ने जेवी कंपनी बनाकर ब्राजील में तेल ब्लॉक खरीदे थे, पर वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज और उसकी सब्सिडरी कंपनी के खिलाफ चल रही दिवालिया प्रक्रिया के कारण ये दोनों कंपनियां इन तेल ब्लॉक्स को डेवलप नहीं कर पाई थी। सूत्रों के मुताबिक VOVL के लेंडर्स ने पिछले महीने इस जेवी कंपनी के 3 एसेट्स को ब्राजील के गैस ऑपरेटर्स एनेवा और पेट्रो रियो को शर्तों के साथ बेचने का फैसला लिया था, जिसके बाद बीपीसीएल ने अपना ऑफर लेंडर्स को सौंपा है। क्योंकि बीपीसीएल के पास इस जेवी के एसेट खरीदने का पहला अधिकार है यानी ROFR है। इस डील से मिली रकम का इस्तेमाल VOVL के कर्ज भुगतान पर होगा, जो कि 30,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर बैंकों का कुल 63,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें VOVL का कर्ज भी शामिल है। 19 जून को बीपीसीएल का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद हुआ था। 23 जून को खबर आई कि 28 जून को पूंजी जुटाने पर बीपीसीएल की बोर्ड बैठक होने वाली है। इस बोर्ड बैठक में राइट्स इशू समेत पूंजी जुटाने के कई सारे विकल्पों पर विचार किया जाएगा। 23 जून को जब यह खबर आई तो बीपीसीएल का शेयर 3.5% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, HDFC लिमिटेड ने एजुकेशन लोन देने के कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज का 90% हिस्सा 2 विदेशी निवेशकों को 9,060 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इन 2 विदेशी निवेशकों में BPEA इक्विटी और क्रिस कैपिटल के नाम शामिल हैं। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 25वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि क्रेडिला
फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजॉरिटी यानी 50% से ज़्यादा हिस्से खरीदने की दौड़ में बीपीए इक्विटी सबसे आगे है। डील के मुताबिक कंपनी का कुल वैल्यूएशन 10,350 करोड़ रुपए आंका गया है। हालांकि माना जा रहा था कि ये डील करीब 12,000 करोड़ रुपए तक की रकम में हो सकती है। एचडीएफसी लिमिटेड की क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज में 100% हिस्सेदारी थी, जिसे आरबीआई की शर्तों के मुताबिक 2 साल में घटाकर 10% पर लाना था। 20 जून को जब यह खबर आई, एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर हल्की बढ़त लेकर बंद हुआ था। चौथी खबर, अनिल अंबानी की पावर उत्पादन से जुड़ी कंपनी रिलायंस पावर को लेकर इस हफ्ते 2 अपडेट्स आए हैं। पहला यह कि रिलायंस पावर ने अपनी यूपी की सब्सिडरी कंपनी रोजा पावर के 925 करोड़ रुपए के कर्ज को बैंकों के साथ सेटल कर दिया है। रोजा पावर ने मैच्योरिटी से 2.5 साल पहले अपने कर्ज का भुगतान कर दिया है। इनफैक्ट पिछले साल रिलायंस पावर ने सिंगापुर की वर्दे पार्टनर्स को 15% हिस्सा बेचकर 930 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। इस रकम का इस्तेमाल रिलायंस पावर की ओर से बैंकों से लिए गए कर्ज के भुगतान या रीस्ट्रक्चरिंग पर होना था। दूसरा अपडेट कंपनी की एक और सब्सिडरी विदर्भ इंडस्ट्रीज से जुड़ा है। रिलायंस पावर ने विदर्भ इंडस्ट्रीज के लेंडर्स को कर्ज के सेटलमेंट के लिए ऑफर की वैल्यू बढ़ाकर 1260 करोड़ रुपए कर दी है, जो मई में 1200 करोड़ रुपए थी। दरअसल सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफर को काउंटर करने के लिए रिलायंस पावर ने अपने ऑफर में सुधार किया है। आपको बता दें कि मार्च में सीएफएम ने विदर्भ इंडस्ट्रीज के लेंडर्स को 1120 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे जून के पहले हफ्ते में बढ़ाकर 1220 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा एनएआरसीएल यानी बैड बैंक ने भी अप्रैल में 1150 करोड़ रुपए का ऑफर जमा किया था। 19 जून को जब यह खबर आई, रिलायंस पावर का शेयर 3% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। पांचवी खबर, बुधवार 21 जून को श्रीराम फाइनेंस के 8.34% की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसके बाद शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इस ब्लॉक डील में पिरामल एंटरप्राइजेस ने श्रीराम फाइनेंस में अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है, यानी पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। माना जा रहा है कि इस सौदे की वैल्यू 4,630 करोड़ रुपए की थी। इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 1483 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। गौरतलब है कि इससे 2 दिन पहले यानी 19 जून को टीपीजी इंडिया ने भी 1401 रुपए 15 पैसे प्रति शेयर के भाव पर अपना पूरा 2.65% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए ही बेच दिया था, जिसके बारे में हमने आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल के 40वें एपिसोड में जानकारी दी थी। बुधवार 21 जून को हुई ब्लॉक डील के बाद पिरामल एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 14% और श्रीराम फाइनेंस का शेयर 11% की बढ़त लेकर बंद हुआ और दिन के दौरान श्रीराम फाइनेंस में 15% का ऊपरी सर्किट भी लग गया था और शेयर ने 1793 रुपए 55 पैसे की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। छठी खबर, केंद्र सरकार ने सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी में निवेश आकर्षित करने के लिए ग्लोबल निवेशकों के साथ बातचीत शुरू की है। वित्त मंत्रालय और एलआईसी के मैनेजमेंट के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्लोबल निवेशकों के साथ कई दौर की बातचीत की है और निवेशकों को बताया जा रहा है कि बाजार एलआईसी के शेयर की सही कीमत नहीं आंक रहा है। पिछले साल मई में लिस्ट होने के बाद से शेयर बाजार में लगातार एलआईसी के शेयर की पिटाई हो रही है। सरकार एलआईसी में अतिरिक्त 2% हिस्सेदारी बेच सकती है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अगले साल एजीएम के बाद ही होगा। 21 जून को एलआईसी का शेयर करीब 1% की मजबूती लेकर बंद हुआ। सातवीं खबर, बेरिंग्स और पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी टिमकेन इंडिया के शेयरों में मंगलवार 20 जून को 84.5 लाख शेयरों का सौदा हुआ, जो कि कंपनी की 11% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील की वैल्यू 2,629 करोड़ रुपए आंकी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेरेंट कंपनी टिमकेन सिंगापुर की 63 लाख शेयर या करीब 8.5% हिस्सा बेचने की योजना थी। इस हिस्सा बिक्री का फ्लोर प्राइस 3,000 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक मार्च 2023 तक टिमकेन सिंगापुर के पास कंपनी की 67.8% हिस्सेदारी थी। 20 जून को टिमकेन इंडिया के शेयर में शुरुआती कुछ मिनटों में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, जो कि 28 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी और क्लोजिंग 7% की गिरावट के साथ हुई। आठवीं खबर, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी जीएमडीसी के बोर्ड पर इस हफ्ते हसमुख अदिया की एंट्री हुई है। हसमुख अदिया को कंपनी का डायरेक्टर और चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हसमुख अदिया की इन दोनों पदों पर नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की गई है। आपको बता दें कि हसमुख अदिया गुजरात के मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं और गुजरात कैडर के 1981 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले वो वित्त सचिव और राजस्व सचिव भी रह चुके हैं। जीएमडीसी के अलावा उन्होंने गुजरात एल्कलीस और गिफ्ट सिटी के चेयरमैन का पदभार भी संभाला है। 21 जून को जब यह खबर आई तो जीएमडीसी के शेयर में 7% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और दिन के दौरान शेयर ने 173 रुपए 50 पैसे का हाई छुआ और 6% चढ़कर बंद हुआ। नौवीं खबर, एचडीएफसी एएमसी के शेयरों को लेकर एक बड़ा हैंगओवर खत्म हो गया है। दरअसल यूके की एबरदीन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और कंपनी के एक प्रमोटर ने मंगलवार को ब्लॉक डील के जरिए 2.18 करोड़ शेयर बेच दिए हैं, जो कि कंपनी के कुल 10.2% हिस्से के बराबर है। इस हिस्से की वैल्यू कम से कम
3,920 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एबरदीन की 1,800 रुपए से लेकर 1,892 रुपए 45 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 2.178 करोड़ शेयर बेचने की योजना थी। एबरदीन की ओर से की गई ये हिस्सा बिक्री कंपनी से एग्जिट होने का यानी पूरी तरह बाहर होने की योजना का हिस्सा है। इससे पहले अगस्त 2022 में एबरदीन इन्वेस्टमेंट ने HDFC AMC में खुले बाजार के जरिए करीब 2300 करोड़ रुपए में अपना 5.58% हिस्सा बेच दिया था, जिसके बारे में हमने आपको कंपनीनामा के 35वें एपिसोड में जानकारी दी थी। 20 जून को HDFC AMC के शेयर में इंटरडे में 2,127 रुपए 70 पैसे की ऊंचाई को छुआ और क्लोजिंग भी करीब 11.5% की मजबूती के साथ हुई। 23 जनवरी 2023 के बाद शेयर पहली बार 2,000 रुपए के ऊपर बंद हुआ। 10वीं खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई। पहली ये कि बैंकिंग रेगुलेटर RBI से कंपनी को छूट मिली है। कंपनी ने पिछले साल $3 अरब के विदेशी लोन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके पास $5 अरब के लोन का ऑफर आया था और अब खबर आई है कि रिजर्व बैंक ने कंपनी को अतिरिक्त $2 अरब के कर्ज को रखने की भी मंजूरी दे दी है। नियमों के मुताबिक कंपनी को रिजर्व बैंक की मंजूरी लेना जरूरी था। 21 जून को RIL का शेयर करीब 1/4% उछला था। दूसरी खबर यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की FMCG कारोबार से जुड़ी सहयोगी कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी RCPL ने कंज्यूमर पैकेट गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस के उत्तर भारत में विस्तार की घोषणा की है। आपको बता दें कि इंडिपेंडेंस ब्रांड के तहत अब कंपनी की ओर से FMCG उत्पादों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ साथ बिहार जैसे राज्यों में भी बेचा जाएगा। RCPL ने सबसे पहले दिसंबर 2022 में अपने इस ब्रांड को गुजरात में लॉन्च किया था। 22 जून को जब यह खबर आई तो RIL का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। 11वीं खबर, HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर की प्रक्रिया एक कदम और आगे बढ़ गई है। दरअसल HDFC लाइफ और HDFC अर्गो में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने मंगलवार को हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC लिमिटेड को अतिरिक्त हिस्सा खरीदने की मंजूरी दे दी है। CCI की ओर से यह मंजूरी मिलने के बाद HDFC के HDFC बैंक में मर्जर का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY24 की तीसरी तिमाही तक इस वेले की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। CCI से मिली जानकारी के मुताबिक HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के बीच प्रस्तावित मर्जर की प्रभावी तारीख के बाद बनी नई कंपनी यानी HDFC बैंक के पास दोनों बीमा कंपनियों की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी। 21 जून को HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के शेयर करीब 1.25% की मजबूती लेकर बंद हुए थे। 12वीं खबर, ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी में 22 जून को शुरुआती कुछ मिनटों में बड़ी ब्लॉक डील हुई, जिसमें PE फर्म कार्लाइल ने अपना पूरा हिस्सा बेच दिया है। BSE पर हुए सौदों के मुताबिक शुरुआती 2 घंटों में इस कंपनी के 1,84,00,000 शेयरों का सौदा हुआ, जो कि 2.5% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील के जरिए कार्लाइल को 385 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर शेयर बेचकर करीब 710 करोड़ रुपए की रकम मिली है। आपको बता दें कि कार्लाइल ने इस कंपनी में 2017 में $10 करोड़ और 2019 में $39.5 करोड़ का निवेश किया था। मई 2022 में डिलीवरी का IPO आया था, जिसमें कार्लाइल ने अपना 7.16% हिस्सा बेचकर 5,235 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। 22 जून को डिलीवरी का शेयर शुरुआती कुछ मिनटों में 7% उछल गया था। हालांकि दिन के दौरान शेयर में बिकवाली का दबाव बना और क्लोजिंग करीब 2% की कमजोरी के साथ हुई। 13वीं खबर, रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL का शेयर 21 जून को 2 खबरों के चलते फोकस में रहा। पहली खबर यह है कि कंपनी को चेन्नई मेट्रो रेल से कुल 4,058 करोड़ रुपए के 3 ऑर्डर हाथ लगे हैं। ये ऑर्डर अंडरग्राउंड स्टेशंस के लिए दिए गए हैं, जो कि अगले 5 साल तक की अवधि में पूरे होने हैं। इन ऑर्डर्स में 1,730 करोड़ रुपए, 1,462 करोड़ रुपए और 866 करोड़ रुपए के 3 अलग अलग प्रोजेक्ट शामिल हैं। दूसरी खबर यह है कि कंपनी ने रोलिंग स्टॉक कारोबार से जुड़ी रूस की दिग्गज कंपनी CJSC ट्रांसमैश होल्डिंग यानी TMH के साथ अपनी JV कंपनी टूटने की खबरों का खंडन कर दिया है। 20 जून को जारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस JV कंपनी के टूटने की अटकलें थी। कंपनी ने साफ कर दिया है कि इस JV को लेकर बैंक गारंटी समय पर जमा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी ने TMH के साथ महाराष्ट्र के लातूर जिले में 120 वंदे भारत ट्रेनें बनाने के लिए JV कंपनी की घोषणा की थी। 21 जून को RVNL का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। 14वीं खबर, बेंगलुरु की ऑटो कॉम्पोनेंट बनाने वाली कंपनी सेंसेरा इंजीनियरिंग के शेयरों में गुरुवार को 835 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 74.5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी के करीब 14% हिस्से के बराबर है। इस ब्लॉक डील में एबिन और CVCIGP2 एम्प्लॉइज एबिन की ओर से कंपनी की 14.1% हिस्सेदारी बेचने की खबरें थी, जिसकी वैल्यू 627.5 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। इसमें से एबिन की ओर से 47.77 लाख शेयर या 9% हिस्सा और CVCIGP2 एम्प्लॉइज
एबिन की ओर से 26,76,000 शेयर या 5.1% हिस्सा बिक्री होने वाली थी। इस हिस्सा बिक्री या ब्लॉक डील का ऑफर प्राइस करीब 800 रुपये से लेकर 842 रुपये के आसपास तय किया गया था। 22 जून को जब यह खबर आई तो सेंसेरा इंजीनियरिंग के शेयर में 9% तक का उछाल देखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग करीब 3% की मजबूती के साथ हुई, पर दिन के दौरान शेयर ने 914 रुपये 55 पैसे की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। 15वीं खबर, मौजूदा समय में जब बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई कमर्शियल बैंकों में गवर्नेंस पर जोर दे रहा है, तो ऐसे समय में 11 सरकारी बैंकों में से 6 में अभी भी कोई गैर कार्यकारी चेयरमैन नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पदों में से कुछ तो 2 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े हुए हैं। फिलहाल यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कोई गैर कार्यकारी चेयरमैन नहीं है। 2015 में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक पदों को विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कभी भी पार्ट टाइम चेयरमैन नहीं थे। 22 जून को यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरों में 0.25% तक की गिरावट देखने को मिली थी। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है, हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। एविएशन सेक्टर इस हफ्ते कई तरह की खबरों के चलते फोकस में रहा। पहले वाडिया ग्रुप की कर्ज संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट की बात करते हैं। पहली खबर यह है कि कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट हो सकता है। एयरलाइन कंपनी के लेंडर्स यानी कर्जदाता बैंक इस पर विचार कर रहे हैं। ऑडिट इस बात की जांच करने के लिए किया जा सकता है कि क्या फंड का किसी तरह का कोई डाइवर्जन तो नहीं हुआ है। इस समय कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया चल रही है। 28 अप्रैल तक कंपनी के वित्तीय लेनदारों का कुल 6,521 करोड़ रुपए का लोन बकाया था। कंपनी के लेंडर्स में डॉयचे बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक शामिल हैं। दूसरी खबर यह है कि इस कंपनी के प्रमोटर वाडिया ग्रुप की इंजन सप्लाई करने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी यानी P&W के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने की योजना है, जिसके लिए यूएस की डेलावेयर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वाडिया ग्रुप के मुताबिक P&W के खराब इंजन के चलते 2020 से कंपनी के 30 से 50% विमान ग्राउंडेड खड़े हैं, जिस वजह से 2 मई को कंपनी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। 19 जून को बॉम्बे बर्मा का शेयर 1.5% गिरकर बंद हुआ। इसके अलावा गो फर्स्ट ने ऑपरेशन शुरू करने के लिए बैंकों से अतिरिक्त 400 से 600 करोड़ रुपए की मांग की है। गो फर्स्ट ने बुधवार को क्रेडिटर्स की कमेटी यानी COC को अपना ये प्रस्ताव सौंपा है और शुक्रवार तक बैंक गो फर्स्ट के इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। कंपनी जुलाई से अपनी उड़ानों का संचालन शुरू करने की योजना बना रही है। कंपनी की 22 विमानों के जरिए रोजाना 78 उड़ानें शुरू करने की योजना है। हालांकि नियामक मंजूरियों समेत उड़ानें दोबारा शुरू करना कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। कंपनी ने अपनी उड़ानों को 25 मई तक रद्द कर दिया है। अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की। खबर यह है कि इंडिगो ने 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर है, जिसकी डिलीवरी 2030 से 2035 के बीच मिलेगी। इस मामले में कंपनी ने एयर इंडिया के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है, जिसने इसी साल 470 एयरबस और बोइंग विमानों का ऑर्डर दिया था। 20 जून को इंडिगो का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, पर दिन के दौरान शेयर ने 2,490 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ था। साथ ही अकासा एयर ने एक छोटे फॉलोअप ऑर्डर के तौर पर बोइंग से 4 विमानों का अतिरिक्त ऑर्डर भी साइन किया है। दूसरी खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज पर नए ग्राहक जोड़ने के लिए 2 साल का बैन लगा दिया है। सोमवार शाम को आए सेबी के फैसले के मुताबिक ब्रोकरेज हाउस अगले 2 साल तक कोई नए ग्राहक नहीं बना सकता। इस कंपनी पर साल 2011 से 13 के दौरान अपने कुछ ग्राहकों के फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले की साल 2014 में जांच शुरू की गई थी, जिसमें सेबी ने इस कंपनी को दोषी पाया है। जांच के मुताबिक ब्रोकरेज हाउस ने कई बार सेबी के 1993 के सर्कुलर के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने क्लाइंट्स के अकाउंट और अपने अकाउंट को अलग नहीं रखा और दोनों फंड्स को मिलाकर अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर कंपनी ने ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग किया है। हालांकि कंपनी ने सेबी के फैसले को सैट में चुनौती दे दी है। जानकारों के मुताबिक सेबी के इस फैसले से IIFL सिक्योरिटीज के मौजूदा करीब 4.5 लाख ग्राहकों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका फंड सुरक्षित रहेगा और वो ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सेबी ने कार्विंग स्टॉक ब्रोकिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया था। कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग ने भी ग्राहकों के फंड और सिक्योरिटीज का गलत इस्तेमाल किया था। IIFL सिक्योरिटीज के शेयर में 20 जून को 19% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में शेयर ने 57.5 रुपये का निचला स्तर छुआ, जो कि 56 रुपये 96 पैसे के 20% के निचले स्तर से केवल 1% दूर था। तीसरी खबर,
अनिल अंबानी समूह की एक और कंपनी रिलायंस इनोवेंचर्स के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। न्यूयॉर्क की फाइनेंसिंग कंपनी जेसी फ्लावर्स की शिकायत के चलते कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई है। जेसी फ्लावर्स ने अपनी अर्जी में एनसीएलटी में दावा किया है कि रिलायंस इनोवेंचर्स ने उसके कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। दरअसल जेसी फ्लावर्स एआरसी ने दिसंबर 2022 में येस बैंक के 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन पोर्टफोलियो को खरीदा था और कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक इस लोन्स में बैंक की ओर से रिलायंस इनोवेंचर्स को 2015 और 17 में दिए गए लोन भी शामिल हैं। जेसी फ्लावर एआरसी को इस कंपनी के टर्म लोन और एनसीडीज ट्रांसफर हुए थे जिनकी वैल्यू 1,000 करोड़ रुपए की थी और जेसी फ्लावर एआरसी का दावा है कि रिलायंस इनोवेंचर्स ने इस कर्ज पर 100 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। दूसरी ओर रिलायंस इनोवेंचर्स ने जेसी फ्लावर का जवाब देते हुए कहा कि समूह की 4 कंपनियों रिलायंस इंफ्रा, पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस के कोलैटरल के तौर पर रखे हुए शेयरों की वैल्यू 2,598 करोड़ रुपए की थी। जेसी फ्लावर्स को लोन ट्रांसफर करने से पहले 2019 में येस बैंक ने इन चारों कंपनियों के शेयरों की बिक्री की थी और कंपनी की ओर से दी गई वैल्यू इस शेयर बिक्री से 12 महीने पहले की बताई गई है। रिलायंस इनोवेंचर्स के मुताबिक गिरवी रखे शेयरों की वैल्यू कर्ज के भुगतान के लिए पर्याप्त है और जेसी फ्लावर एआरसी के पास अर्जी दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है, पर एनसीएलटी ने इस अर्जी को स्वीकार कर लिया है। चौथी खबर, इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े अपने फैसले पर सैट की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी है। कॉर्पोरेट सेंट्रल के 37वें एपिसोड में हमने आपको बताया था कि सैट ने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के बीमा कारोबार को एसबीआई लाइफ को सौंपने के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल 2 जून को इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने सहारा इंडिया लाइफ का पूरा कारोबार एसबीआई लाइफ को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत सहारा समूह की फर्म की संपत्तियों और लगभग 2 लाख पॉलिसी की देनदारियों को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को ट्रांसफर किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट में दी गई अर्जी में इरडा के वकील ने कहा कि 2 जून के फैसले के पीछे वजह है सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के लगातार बिगड़ते वित्तीय हालात। यही नहीं, ये फैसला सहारा इंडिया लाइफ के पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर भी लिया गया था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई को सुनवाई होगी। 20 जून को एसबीआई लाइफ का शेयर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। पांचवी खबर, 12 जून की शाम को आए सेबी के अंतरिम ऑर्डर के बाद जी एंटरटेनमेंट को लेकर हर दिन कोई ना कोई नया अपडेट सामने आ रहा है। गुरुवार को खबर आई कि जी एंटरटेनमेंट के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा है कि जी सोनी का मर्जर होकर रहेगा, भले ही वो सीईओ के पद पर रहें या नहीं। उन्होंने कहा कि सोनी के साथ जारी बातचीत में उन्हें कहीं से भी मामले में ढुलमुल रवैये के संकेत नहीं मिल रहे हैं। उनका कहना है कि विलय की औपचारिकताएं सितंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच सोनी की ओर से बयान आया कि वो सेबी के बयान को गंभीरता से ले रहे हैं और मर्जर पर असर डालने वाले हर डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने कहा है कि पूंजी मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से पारित निर्देशों के बाद जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया का विलय खतरे में है और मर्जर को लेकर अनिश्चितता के चलते शेयर पर कोई लक्ष्य नहीं दे रहे हैं। 22 जून को जी एंटरटेनमेंट का शेयर करीब ½ गिरकर बंद हुआ, पर 20 जून को खबर आई थी कि सैट ने सुनवाई को 26 जून तक यानी अगले सोमवार तक टाल दिया है, जिसके बाद 20 जून को शेयर 6% से ज्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ और दिन के दौरान शेयर ने 170 रुपये 10 पैसे के 52 हफ्ते के निचले स्तर को भी टच किया था। छठी खबर, अनिल अग्रवाल के नेतृत्व वाली कर्ज में डूबी मेटल कंपनी वेदांता को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि इस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टियों को कुल 457 करोड़ रुपए का दान दिया है। कंपनी की ओर से स्टॉक एक्सचेंजेस को किए गए खुलासे के मुताबिक वेदांता ने वित्त वर्ष 2023 में पॉलिटिकल पार्टियों को 155 करोड़ रुपए का दान किया है। इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में 65 करोड़ रुपए, 2020 में 114 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022 में 123 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 में 155 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को दान के रूप में दिए हैं। वहीं बीते 5 सालों में दान में दी गई रकम की कुल वैल्यू 457 करोड़ रुपए बैठती है और ये सभी दान इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में किए गए हैं। दरअसल साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को कैश डोनेशन के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से डोनेशन के रूप में इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा है। गौरतलब है कि कंपनी पर भारी भरकम कर्ज है और खुद पर इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद ये कंपनी इतना बड़ा दान क्यों कर रही है, वो भी पॉलिटिकल पार्टियों को। 21 जून को वेदांता का शेयर ½ गिरकर बंद हुआ था। 7वीं खबर, नकदी की दिक्कत से जूझ रही लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के लिए एक राहत की खबर आई है। दरअसल स्पाइसजेट ने अपने एक लेसर यानी विमान लीज पर देने वाली कंपनी नॉर्डिक एविएशन कैपिटल या एनएसी के पूरे बकाये भुगतान के लिए सेटलमेंट कर लिया है। 21 जून को स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपने बेड़े में मौजूद सभी Q400 विमानों के बकाये का भुगतान कर दिया है। फिलहाल कंपनी ने एनएसी से कुल 5 Q400 विमान लीज पर ले रखे हैं। स्पाइसजेट ने यह भी घोषणा की है कि कंपनी अपने बेड़े में 3 नए Q400 विमान शामिल करेगी। इन 3 विमानों को एनएसी ने रीपोजेस यानी
वापस अपने नाम पर करवा लिया था। 21 जून को हुई इस घोषणा के बाद शेयर 4.5% की मजबूती लेकर बंद हुआ। 8वीं खबर, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पीएफएस के एमडी और सीईओ पवन सिंह को भारतीय रिजर्व बैंक ने छुट्टी पर भेज दिया है। पवन सिंह को जनवरी 2023 में शेयरधारकों की सहमति से बोर्ड के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था। पवन सिंह के ऊपर कई तरह की अनियमितता का आरोप है। आपको बता दें कि पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खामियों के आरोपों से जूझ रही है। कंपनी में पिछले 1.5 साल में कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस्तीफा दे चुके हैं। 19 जनवरी 2022 से पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज जांच के दायरे में है। 22 जून को पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर 7% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 22 जून को इरोस इंटरनेशनल मीडिया कंपनी के प्रमोटर्स और सीईओ प्रदीप कुमार द्विवेदी समेत कुल 5 एंटिटीज पर सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार पर रोक लगा दी है। इन 5 एंटिटीज में इरोस वर्ल्ड वाइड और इरोस डिजिटल प्राइवेट का नाम भी शामिल है। इरोस कथित तौर पर ट्रेड प्रैक्टिसेस से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते लगाई गई है। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी के खातों से करीब 1247 करोड़ रुपए की रकम अनट्रेसेबल है, जिसमें से करीब 94% रकम को कंपनी राइट ऑफ कर चुकी है, यानी बट्टे खाते में डाल चुकी है। यही नहीं, सेबी ने यह भी कहा कि कंपनी ने 687 करोड़ रुपए की रकम का डाइवर्जन किया है। रेगुलेटर के मुताबिक एरोस ने शायद पेपर कंपनियों के जरिए पैसों की हेराफेरी की है और इन कंपनियों का कोई कारोबार नहीं है, या तो फिर ये कंपनियां बोगस हैं। यही नहीं, सेबी ने कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील लुल्ला को किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर का पद होल्ड करने पर भी रोक लगा दी है। इन कंपनियों में इरोस इंटरनेशनल और उसकी सहयोगी कंपनियां भी शामिल हैं। 23 जून को जब यह खबर आई, इरोस इंटरनेशनल का शेयर 20% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर बढ़ते हैं। एडटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला ने केरला के हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म जाइलम लर्निंग में 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश के जरिए अगले 3 साल में 50% हिस्सा खरीदा जाएगा। इस डील के तहत फ्रेश शेयरों के अलावा कंपनी जाइलम के मौजूदा निवेशकों से भी शेयर खरीदेगी। 500 करोड़ रुपए की इस रकम का कुछ हिस्सा जाइलम के लर्निंग मॉडल्स को इन्हांस करने में इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि बीते 1 साल में फिजिक्स वाला की ओर से किए गए कई सारे अधिग्रहण में से ये सबसे लेटेस्ट डील है। इससे पहले फिजिक्स वाला की ओर से नॉलेज प्लैनेट, आई न्यूरॉन, ऑल्टिस वोटेक्स, प्रेप ऑनलाइन और फ्रीको नाम की कई कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है। दूसरी खबर, देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने छटनी के एक और राउंड की शुरुआत कर दी है। इस राउंड में कंपनी के सभी विभागों से करीब 1000 कर्मचारियों पर असर होने की संभावना है। इस कंपनी ने रिस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया का हवाला देते हुए ये छटनी की है और इस राउंड से कंपनी की अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और मुनाफे में आने की मंशा है। छटनी के मौजूदा राउंड के बाद कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 3500 हो गई है। गौरतलब है कि यह छटनी ऐसे समय पर हुई है जब कंपनी $1.2 अरब के टर्म लोन के मामले में कर्ज देने वाली संस्थानों के खिलाफ अमेरिका में कानूनी लड़ाई लड़ रही है। छटनी के बाद कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या करीब 5000 के आसपास ही रहेगी, क्योंकि ये कंपनी नई भर्तियां भी कर रही है। दूसरी खबर यह है कि बायजूस में संकट बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला यह है कि कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के साथ कुछ मामलों पर मतभेद होने की वजह से बोर्ड के कुछ प्रमुख सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए हैं। इस्तीफा देने वालों में कंपनी के ऑडिटर डेलॉयट और बोर्ड के 3 सदस्य जीवी रविशंकर, विवियन वू और रसेल डेस्टॉक शामिल हैं। बायजूस के बोर्ड में अब बायजू रविंद्रन, दिव्या गोकुलनाथ और रिजू रविंद्रन रह गए हैं। आपको बता दें कि दिव्या गोकुलनाथ बायजू रविंद्रन की पत्नी हैं। हालांकि कंपनी की ओर से इन इस्तीफों की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। तीसरी खबर, उबर टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि कंपनी अपने रिक्रूटमेंट डिवीजन में 200 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। इस छटनी के पीछे लागत को घटाना वजह के रूप में बताया गया है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से हाल ही में माल भाड़ा सर्विस डिपार्टमेंट से भी 150 लोगों की छटनी की गई थी। मौजूदा समय में कंपनी के दुनिया भर में 32,700 कर्मचारियों में से 1% कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे। उबर ने मई में कहा था कि कंपनी इस साल EBITDA पॉजिटिव होने यानी कामकाजी मुनाफा हासिल करने की राह पर है। 2020 के मध्य में महामारी की शुरुआत से उबर ने अपने कर्मचारियों की संख्या में 17% की कटौती की है। तो ये था कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ा बीते कारोबारी हफ्ते का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का इस हफ्ते का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा इस हफ्ते का शो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले शनिवार शाम को इसी समय इसी जगह नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।